आज मधु की मौसी सास पहली बार उनके घर रहने आ रही थी। मधु की सास मनीषा जी सुबह से मधु को हिदायतें दे रही थी। सुनीता को ये पसंद है, वो पसंद है। जब तक वो रहे तब तक उसकी पसंद, उसकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक 1 बजे सुनीता जी अपनी बहन के घर पहुंच गई। दोनों बहनें आपस में मिलकर बहुत खुश हुई। अरे दीदी, कितनी कमजोर लग रही हो। मधु, तुम दीदी का ठीक से ध्यान नहीं रखती क्या? आते ही ताना देना शुरू। प्रणाम मौसी जी, कहते हुए मधु ने मौसी सास के पैर छूकर उन्हें पानी दिया व हालचाल पूछने लगी। अरे मधु, तू तो बहुत बातें करती है। बातों से ही पेट भरेगी क्या मेरा? जी अभी खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाइए, कहकर मधु रसोई में चली गई। दोनों बहनें भोजन करने के बाद बातें करने लगी। तब तक मधु ने रसोई का सारा काम खत्म करके खुद का भी खाना खा लिया। थोड़ी देर आराम करने का सोच वो कमरे में जाकर लेट गई। उसकी हल्की सी झपकी लगी ही थी कि मनीषा जी ने आवाज दी। मधु, उठ जा बेटा, बहुत देर हो गई सोते हुए। चाय का समय हो गया है, साथ में पकौड़े भी बनाकर लाना। सुबह से काम में लगे लगे मधु थक गई थी। फिर भी उसने उठकर चाय बनाई और मनीषा जी के कमरे की तरफ जाने लगी कि दोनों बहनों की काना फुसी सुनाई दी। दीदी, तुम बहुत भोली हो। बहू को बहुत सर पर बिठा रखा है, तभी तो अभी तक चाय लेकर भी नहीं आई महारानी। देखो तो उठी या अभी तक सो रही है। मैंने पवन के लिए मेरी बुआ सास की लड़की का रिश्ता बताया था, मगर तुमने एक ना सुनी। पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी तुम्हें और पवन को। भूख तो अब आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों से काम धाम तो ज्यादा बनता नहीं, बस मोबाइल में लगी रहती है। अब तुम ही बताओ, क्या मधु मोबाइल में नहीं लगी रहती? हाँ, लगी तो रहती है। फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। करती रहो काम। अभी 2 साल में ये हाल है, आगे तुम उसकी सेवा करना और वो मेवा खाएगी। मेरी मानो, अब सब काम करना छोड़ दो और ठाठ से रहो। बहुत कर लिया काम। बहुओं की जितना आगे आगे करो उतना कम है। मैंने तो तुम्हें फोन पर ही इतना समझाया, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। इसीलिए मिलने के बहाने आना पड़ा मुझे। मधु को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब मधु को समझ में आ रहा था, जो मम्मी जी शुरू में मेरा इतना ध्यान रखती थी, कुछ समय से उनके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों आ रहा है। मम्मी जी के मन में ये कड़वाहट मौसी जी ने भरी है। तभी तो मधु के सभी कामों में मनीषा जी आए दिन नुक्स निकालती रहती हैं, जिसके कारण कई बार बात का बतंगड़ बन जाता है और न चाहते हुए भी मधु को बोलना पड़ जाता है। बचपन से ही गलत को सहन ना करने वाली मधु को कई बार सबके सामने अपमान का घूंट पीना पड़ता था, जो उसे बहुत बुरा लगता था। मगर बड़े हैं, कौन बहस करे सोचकर चुप रह जाती थी। उसका मानना था कि किसी को ये हक नहीं कि वो दूसरे के लिए गलत बोले या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। मगर सास से कुछ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मौसी जी दिन भर फोन पर मम्मी जी के कान भरती है, इसी कारण घर का माहौल बिगड़ने लगा था। अब ये 8 दिन रुकेंगी तो न जाने क्या क्या सिखा कर जाएंगी। अब तक चाय ठंडी हो गई थी, वो दोबारा जाकर गर्म कर ले आई। सुनीता जी पूरे 8 दिन अपने बहन के यहाँ रही। इन 8 दिनों में उन्होंने मधु का जीना मुश्किल कर दिया था। पवन के सामने तो मीठी मीठी बातें करती, पर उसके जाने के बाद बात बात में अपनी बहन के मन में जहर घोलती रहती। पवन अपनी मौसी के स्वभाव से अच्छे से परिचित था। आज सुबह सुनीता जी विदा हुई तो मधु ने चैन की सांस ली। शाम को पवन भी जल्दी घर आ गया था। पवन माँ और मधु के बीच सब ठीक करना चाहता था। सब चाय पी रहे थे कि मधु की ननद पवित्रा का फोन आया, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। माँ, कैसी है आप? अरे कैसी रहूंगी, ठीक ही हूँ। अभी 8 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। तेरी मौसी आई थी ना, आज ही गई है। अब अकेलापन है और मैं दिन भर बोर हो जाती हूँ। अरे माँ, बोर क्यों हो जाती हो? भाभी है ना, और फिर घर में ढेरों काम भी तो होते हैं। मेरी भी सास है, उन्हें तो समय ही नहीं मिलता। सुबह पाठ, पूजा, मंदिर, उसके बाद मेरे साथ किचन के कामों में हाथ बटाना। गृहस्थी के सारे काम यही देखती है। मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। मेरे साथ बैठकर बातें करती है, मुझे नई नई चीजें सिखाती हैं।
मैं दोपहर में ऑफिस जाती हूँ ना, तो मेरी चीजों को संभालना, कपड़े प्रेस करना, यहाँ तक कि उन्हें अलमारी में जमा देना, सारे काम करके रखती हैं ताकि मुझे परेशानी ना हो। आगे से आगे मुझे सब सामान ला कर देना, मेरी पसंद नापसंद सबका ध्यान रखती हैं। रात के खाने में भी मेरी मदद करती है। मेरे शौक को पूरा करने के लिए भी कभी रोक टोक नहीं लगाती। अपनी माँ और बहन की बातों को पवन बड़े ध्यान से सुन रहा था क्योंकि फोन स्पीकर पर था। अरे मेरी बहू तो कुछ समझती ही नहीं है। करोड़पति बाप की बेटी है ना, पढ़ी लिखी है, मगर काम धंधा कुछ नहीं करती। फिर उसे क्यों मैं इतनी सहूलियत दूं? माँ की बात सुनकर पवन बीच में ही बोल दिया। एक पवित्रा की सास है जो अपनी बहू का ध्यान रखती है। अभी सुना ना आपने सब, और क्या मैं नहीं देख रहा हूँ माँ? तुम कितना अपनी बहू का साथ देती हो। अगर मधु अपने मन का कुछ भी करे तो तुम्हें खटकता है, वो बीमार हो जाए तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाय पानी तक नहीं पूछती। और तुम ये जो कहती हो ना कि वो कोई काम धंधा नहीं करती, दिन रात मोबाइल में लगी रहती है, वो अपना ऑनलाइन काम करती है, हमेशा तुम्हारी फरमाइश और आदेशों को पूरा करती है। कभी तुम भी उसकी पसंद का ध्यान रखो। अरे कभी पास बिठाकर कोई सलाह मशवरा करो। हमेशा मीन मेख निकालती रहती हो। अरे इंसान सब कुछ सीख कर पैदा नहीं होता, उसे भी सिखाओ ना। कभी उसके मन को भी सुन समझ लिया करो, तो अपने आप रिश्तों में पहले जैसी मिठास आ जाएगी। पर तुम तो मंत्रा मौसी सुनीता जी के कहने में आकर अपने ही घर की सुख शांति नष्ट करने पर तुली हो। मधु को पवन के इतना बोलने की उम्मीद नहीं थी। आज पहली बार मधु की सास के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। बेटे ने आईना जो दिखा दिया था। रात भर मनीषा जी को नींद नहीं आई। आज पवन की कही बातें उनके दिमाग पर हथौड़ी की तरह चल रही थी। आज उन्हें भी एहसास हो रहा था कि वास्तव में सुनीता के कहने में आकर उन्होंने अपनी बेटी जैसी बहू से बहुत खराब व्यवहार किया था। सही तो कह रहा है पवन। पहले वो मेरे साथ बाजार जाती थी, बातें करती, सलाह लेती, मेरा ध्यान रखती। ध्यान तो अब भी रखती है, किंतु मूर्खतावश मैंने खुद ही अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। जबकि मुझे सुनीता का स्वभाव तो पहले से ही पता था। उसकी ना तो अपनी सास से बनी ना बहू से, यहाँ तक कि उसके इस स्वभाव से उसके बेटी के भी अपने ससुराल में रिश्ते खराब हो चुके हैं। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। सुबह उठी तो एक नई शुरुआत के लिए एक नई सोच के साथ, जिसके बाद वो रोज जिन बातों पर चिढ़ती थी आज उन सब बातों पर शांत रही, जिसे देख बेटे बहू को बड़ा अचरज हुआ। माँ क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? ये सुनते ही मनीषा जी भावुक हो गई। तू सही कह रहा था बेटा, सुनीता की बातों में आकर मैंने अपने घर को बिगाड़ा है। अब मैं ही सही करूंगी, मुझे माफ कर दे बहू। मधु भी भावुक हो गई और वो भी रो पड़ी। आज मनीषा जी को जो सुख अपनी बहू को गले लगाकर मिल रहा था, उसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी लग रही थी। अमीर बहू वर्सेस गरीब बेटी। शुक्ला जी की बेटी कविता की शादी आशीष के साथ हुई। आशीष एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और काफी पैसे वाला भी। शुक्ला जी बड़े बिजनेसमैन थे और उनका परिवार भी काफी पैसे वाला था। शुक्ला जी का बेटा था अभिषेक और उनकी बहू का नाम था रूपाली। पैसों की कोई कमी ना होने की वजह से शुक्ला जी, उनके बहू, बेटे और दूसरी तरफ उनकी बेटी की जिंदगी काफी मजे से गुजर रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन आशीष और कविता शुक्ला जी के घर आए। अरे आओ आओ दामाद जी, कैसे हैं आप? और कविता बेटा कैसी हो तुम? क्या बताएं पापा, बताने जैसा तो कुछ भी नहीं रहा। पापा जी, मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुझे लाखों का घाटा हो गया है। अरे अरे, लेकिन अचानक कैसे? बात क्या हुई, बताओ मुझे। एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला था पापा जी, और टाइम पर पूरा नहीं कर पाया। इसकी वजह से दूसरे क्लाइंट ने भी अपना ऑर्डर वापस ले लिया। अब तो सड़क पर आने की नौबत आ गई है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं कहते। अरे भाई, जब तक मैं हूँ तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा, आप कब तक हमारी मदद करेंगे? अरे जब तक हो सकेगा बेटा। तुम मेरी हो, आशीष जी मेरे दामाद है। तुम दोनों को अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। बताओ क्या मदद चाहिए? पापा जी, आप बस इतना कर लीजिए कि कुछ दिनों के लिए कविता को यहाँ आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। दामाद जी, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरे एक पार्टनर के साथ कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि कविता को अपने साथ रख सकूँ। कोई बात नहीं, बेटी है मेरी,
आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ रहेगी। आशीष कविता को वहां छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये बात शुक्ला जी की बहू रूपाली को अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, कविता अब देखो, इतने दिनों से मायके में रह रही हो तुम, थोड़ा काम में भी हाथ बटा दिया करो। हाँ हाँ भाभी, बताइए ना क्या करना है मुझे। वो क्या है ना कविता, बहुत दिनों से कुक के हाथ का खाना खाकर बोर हो गई हूँ, और अभिषेक भी कह रहे थे कि उनको मेरे हाथ का खाना खाना है। तो भाभी आप बना दीजिए ना भैया के लिए खाना। अरे पागल हो गई हो क्या, इतनी गर्मी में कौन खाना बनाएगा, और वैसे भी तुम यहाँ हमारे साथ रहती हो, इतना तो तुम कर ही सकती हो। एक काम करो, आज का खाना तुम बनाओ। ठीक है भाभी, मैं बना देती हूँ। अपने भाई के लिए खाना बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद, और अभिषेक बेटा, रूपाली को घर आए बहुत दिन हो गए, जरा उसे शॉपिंग पर तो ले जाओ, देखो कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पापा, मैं कविता को बोल देता हूँ, वो रूपाली को शॉपिंग पर ले जाएगी, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है। देखो बेटा, कविता को पैसे दे देना और उससे कहना कि रूपाली के सामने ये ना जताए कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। अरे पापा, उसकी चिंता मत करिए। और फिर कविता रूपाली को लेकर बाजार जाती है। ये देखो, इनमें से कौन सा ड्रेस पसंद है, खरीद लो, वैसे भी पैसे तुम्हारे भाई ने दिए हैं। भाभी मुझे ये वाला ड्रेस बहुत पसंद है, मैं इसे खरीदूं? अरे पूरे 5,000 का ड्रेस है, पसंद करने से पहले कम से कम उसका रेट तो देखना चाहिए, और वैसे भी अपनी औकात के हिसाब से चीजें खरीदनी चाहिए। सॉरी भाभी, चलिए रहने दीजिए, वैसे भी अब मेरा ड्रेस खरीदने का कोई मन नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो शॉपिंग करनी है, ये ड्रेस मैं खरीद लेती हूँ, वैसे भी हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। सही कहती हैं भाभी, और भगवान न करे आपको कभी पैसों की कमी आए। कविता बात बात पर रूपाली को नीचा दिखाती है। एक दिन कविता की कुछ सहेलियां उससे मिलने उसके घर आती है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है भाई, तुम तो रानियों की तरह रहती हो। सोचिए भाई, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, क्या कमाल का पैसे वाला ससुराल मिला है। सही कहती हो तुम। इनसे मिलो, ये मेरी ननद है रूपाली। हेलो, कैसी हैं आप यहीं रहती हैं क्या? अरे इससे क्या पूछ रही हो, इस बेचारे की किस्मत तो बहुत बुरी निकली। पापा जी ने इतने पैसे वाले घर में शादी कराई, लेकिन अब देखो गरीबी के दिन झेलने पड़ रहे हैं। गरीबी के दिन क्या मतलब? अरे कोई मतलब नहीं, भाभी की मजाक करने की आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है। ओहो, अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सबको बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे पति का बिजनेस सड़क पर आ चुका है और तुम्हारे पास अपने खुद के कपड़े खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारी ननद है और हम बाहर के लोग। कम से कम इस तरह हमारे सामने तुम अपनी ननद की इंसल्ट तो मत करो। तुम लोग मेरी सहेलियां हो या इसकी? अरे एक तो मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट कर रही थी अपनी गरीब ननद को दिखाकर, ऊपर से मुझे ये सलाह दे रही हो। देखो, हर इंसान का अपना एक वक्त होता है। आज अगर तुम्हारी ननद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि कल को सब ठीक भी हो जाए। अच्छा ठीक है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। भाभी रूपाली को टॉर्चर करती है और बात बात पर उसे नीचा दिखाती है, सबके सामने उसका अपमान भी करती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और एक दिन आशीष वापस लौट कर आता है। अरे आओ दामाद जी, आपके चेहरे की चमक देखकर लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ पापा जी, सब आपका आशीर्वाद है। मेरा काम फिर से पहले जैसा हो चुका है। अब मैं कविता को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहे। लेकिन पापा जी, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप किसी बात से परेशान हैं। कुछ हुआ है क्या? अब क्या बताऊं बेटा, वो अभिषेक के ऊपर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया है और इसी चक्कर में सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बहुत गलत हुआ पापा जी, लेकिन आप चिंता मत करिए। आपने बुरे वक्त में हमारा ख्याल रखा, अब मैं आपकी मदद करूंगा। तभी वहाँ पर अभिषेक भी आ जाता है। पापा बहुत बुरा हुआ, पुलिस ने हमारी फैक्ट्री पर ताला लगा दिया, बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया है। अब क्या करेंगे हम? ओहो, अब क्या होगा? मेरी शॉपिंग, पार्टीज, कैसे होगा ये सब? बहू, यहाँ बिजनेस बंद होने को आया है और तुम्हें अपनी पार्टीज की पड़ी है। भाभी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आशीष सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा एक दोस्त बहुत बड़ा वकील है, मैंने उससे बात कर ली है। अभिषेक, बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर लगाया हुआ झूठा केस वापस ले लिया जाएगा और तुम्हारा बिजनेस फिर से पहले की तरह चल पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही होता है। आशीष के दोस्त की मदद से अभिषेक का बिजनेस अच्छा हो जाता है। रूपाली, आशीष जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। आपके बुरे दिनों में मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। कोई बात नहीं भाभी, हमने आपको माफ किया, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूंगी, अमीरी और गरीबी तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। इसकी वजह से हमें कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए।